हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर का लास्ट हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा रहेगा और इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है एनसीईआरटी का 4.5.1 जो कि हमारा उत्प्रेरक का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। और जो सेकंड हमारा आएगा वो आएगी कोलिजन थ्योरी, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में जो एक संगत सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए कुछ साइंटिस्टों के द्वारा, सेकंड हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है उत्प्रेरक का प्रभाव। पहला बात कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उत्प्रेरक का अर्थ एक ऐसा पदार्थ है जो बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हुए रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है या उसको परिवर्तित कर देता है। अब पहली बात कि रासायनिक अभिक्रिया की गति का क्या अर्थ हुआ या रासायनिक अभिक्रिया के वेग का क्या अर्थ हुआ। छोटी क्लासों में आपको समझ में भले ही ना आया हो, लेकिन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग का अर्थ है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेजी से चल रही है अथवा कितनी धीमी गति से चल रही है। तेजी से चलने का अर्थ है कि अभिकारक कितनी जल्दी उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं, अथवा अभिकारक कितनी धीरे धीरे उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं। यही हम कहते हैं जो तेज और धीमे, यही हमारी कहलाती है अभिक्रिया की गति। तो सबसे पहले लिखते हैं उत्प्रेरक की परिभाषा, फिर उसके बाद समझाते हैं आपको आखिर उत्प्रेरक आखिर ऐसा करता क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अभिक्रिया के वेग का अर्थ है, लिख भी देता हूं, अभिक्रिया के वेग से तात्पर्य यह है कि अभिकारक कितनी तेजी अथवा धीमी गति से उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि यह अभिकारकों के साथ हम कहें रासायनिक अभिक्रिया करके उत्पादों के रूप में यह दिखाई दें आपको। ये उत्पादों के रूप में कभी प्रकट नहीं होते, उत्पादों में इनका अंश नहीं दिखाई देगा आपको। तो इसीलिए कहा जाए कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना, क्योंकि रासायनिक केमिकल रिएक्शन तो यही है ना कि अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो जाए। यदि ये भाग लेंगे तो इनको भी उत्पादों में परिवर्तित होना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाता है। यह केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी कि अभिकारक कितनी तेजी से अथवा कितनी धीमी गति से उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। और इसी को यह क्या करते हैं, उत्प्रेरक प्रभावित करते हैं। अब बात आती है आखिर करते कैसे हैं, क्या किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है सबसे पहले उसे समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, KClO3 से बन रहा है KCl प्लस O2। इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहां पर 2 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे और यहां लगा देंगे 3। तो ये क्या चीज है, ये है पोटेशियम क्लोरेट
ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, और ये आप जानते हैं ये तो ऑक्सीजन है। तो ये अभिक्रिया घटित हो रही थी, लेकिन इस अभिक्रिया को यदि आप इसके वेग को परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो यहां पर आपने क्या करा? एक जिसे हम कहते हैं उत्प्रेरक, उसको लगा दिया। और उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है MnO2। ध्यान रखिएगा, यह है MnO2। ये क्या है? इसे कहते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित होने में। अब यह क्या काम करेगा? बता दिया, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा। उसे क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा यहां पर। तो आखिर यह करता ऐसा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी नहीं ले रहा है और अभिक्रिया भी जल्दी जल्दी घटित हो रही है? ये करता क्या है? तो इससे पहले वाले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था, ठीक वही वाली कंटिन्यूएशन यहां पर आएगा। आपको ध्यान हो, हमने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियोस की जब शुरुआत करी थी तो आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। वहां पहला और दूसरा और तीसरा हमने लिया था ताप। पहला हमने लिया था कि जो अभिकारकों की सांद्रताओं से कैसे प्रभावित होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरा हमने लिया था कि जो अभिकारक होते हैं वो ठोस, द्रव या गैस अवस्था में हो तो अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया के वेग पर। और तीसरा हमने लिया था कि अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वास्तव में ये उत्प्रेरक उसी से संबंधित है, ताप से संबंधित। पिछली रिएक्शन आपको ध्यान हो तो हमने एक ग्राफ आपके सामने प्लॉट किया था। हमने कहा था जो इधर वाला है यह है अभिक्रिया की प्रगति को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे एक्स अक्ष पर इधर की ओर जाएंगे अभिक्रिया की प्रगति होगी, इधर अभिकारक हैं और लास्ट में पहुंचेंगे तो ये उत्पाद में बदल गए। अभिक्रिया की प्रगति यही है। और इस y अक्ष पर हम ले लेते हैं, ये y अक्ष है, इस पे हम लेते हैं ऊर्जा। ये हमारी x अक्ष पर अभिक्रिया की प्रगति। तो वहां आपको ध्यान हो, हमने आपको एक बताया था कि यहां पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं उत्पाद प्रारंभिक रूप से उनकी एनर्जी इस तरीके से है, यानी कि इसको हम E और अभिकारकों की जो ऊर्जा है वो इतनी है। और अभिकारकों की ऊर्जा, अभिकारकों को हम रिएक्टेंट कहते हैं, इसलिए इसको ER से रिप्रेजेंट किया था। और किसी रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए हमने कहा था इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा के इस मान को आपको ध्यान हो हमने यहां पर नाम दिया था जिसे हम कहते थे देहली ऊर्जा। और बताया भी था आपको ये देहली ऊर्जा बराबर होती है जो हमारी अभिकारक की ऊर्जा होती है प्रारंभ में, जिसे हम ER कहते हैं, और साथ में हमने कहा था ये EA के बराबर होती है। EA ध्यान हो आपको, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता था, जिसे हम कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा ये होती थी EA। अब ये कैसे काम करता था? हमने कहा ये हमारे पास अभिकारक प्रारंभ में उनकी इतनी एनर्जी है, तो अभिकारक के रूप में है, तो फिर रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो? तो हम क्या करते हैं, अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं। जब ताप बढ़ाते हैं तो इन अभिकारकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है, और अभिकारकों की ऊर्जा जब देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है उसके बाद इनका ताप घटता है, और घटते घटते हम कहते हैं यहां पर आकर के ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? उत्पाद में, प्रोडक्ट में परिवर्तित हो गए। यहां पर किस में थे? इस स्थान पर थे यह अभिकारक के रूप में। अभिकारक यहां पर क्या थे? अभिकारक। ये क्या थे? उत्पाद। और ये एक बीच की स्टेज होती है जहां पर मैंने आपको हाइड्रोजन आयोडाइड का एग्जांपल लेकर के समझाया था जिस बात को। तो ये अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं। ये एक सामान्य प्रोसेस है। और हमने कहा था संक्रियण ऊर्जा कितनी, यहां से इसको मिला दीजिए तो ये जो ऊर्जा आएगी, ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को जो आपने दी है, क्योंकि अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा पहले से थी, इतनी ऊर्जा यहां से लेके यहां तक की ऊर्जा अभिकारक के पास पहले ही थी, इतनी ऊर्जा हमने उसको और दी ताप बढ़ा करके, जिसके कारण अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो गए, रासायनिक अभिक्रिया घटित हो गई। तो इतनी ऊर्जा को हम नाम देते थे संक्रियण ऊर्जा। ये एक सामान्य परिस्थिति में हमारा ग्राफ ऐसा आता था।
यदि हम बिना किसी उत्प्रेरक के रासायनिक अभिक्रिया को घटित करवाएं तो वो इस प्रकार से होती थी। अब मैं कहूं कि यदि मैं उत्प्रेरक का इस्तेमाल करूं तो पहले लिख लेते हैं, बिना उत्प्रेरक के जो ग्राफ है रासायनिक अभिक्रिया का वो इस प्रकार से। अब मैंने उत्प्रेरक को डाल दिया, यानी कि इसे अभिक्रिया में MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड को डाल दिया। अब मैग्नीज ऑक्साइड क्या करेगा? मैग्नीज ऑक्साइड इस संक्रियण ऊर्जा को घटा देगा। संक्रियण ऊर्जा मतलब किसी अभिकारक को वह आवश्यक ऊर्जा, किसी अभिकारक के लिए वह आवश्यक ऊर्जा जिसे प्राप्त करके वह क्या करता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं उसकी संक्रियण ऊर्जा। तो यह क्या करता है, MnO2 इस संक्रियण ऊर्जा की मात्रा को घटा देता है। घटाने का अर्थ है कि अब इस ग्राफ को मैं बनाऊं तो ये इस प्रकार से चलेगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो पहले संक्रियण ऊर्जा इतनी थी, अब बाद में संक्रियण ऊर्जा क्या आ गई, बिना उत्प्रेरक के तो ये थी, संक्रियण ऊर्जा ये थी। अब उत्प्रेरक के साथ ऐसे लिखता हूं, संक्रियण ऊर्जा जब उत्प्रेरक उपस्थित है, जब उत्प्रेरक है तो अब संक्रियण ऊर्जा इतनी होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, अब आपको उतना ताप देने की आवश्यकता नहीं है, कम ताप में ही अभिक्रिया फटाफट क्या हो जाएगी, घटित हो जाएगी। तो ये किसका कमाल है, यह कमाल है किसका, हम कहते हैं उत्प्रेरक का। ये उत्प्रेरक का कमाल है कि जैसे ही वो अभिक्रिया में डाला उसने संक्रियण ऊर्जा को घटा दिया, जिससे अभिकारकों की ज्यादा मात्रा तेजी से परिवर्तित हो गई और हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, यह कहा जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर ठीक है, हम ये भी मान गए कि अभिकारकों ने रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से प्रभावित किया कि उन्होंने संक्रियण ऊर्जा को घटा दिया। पहले ऊर्जा इतनी चाहिए थी, अब इतनी ही चाहिए, लेकिन आखिर उसने ऐसा करा कैसे, कैसे उसने संक्रियण ऊर्जा को घटा दिया? तो प्यारे बच्चों, इसका भी जवाब है। इसका जवाब यह है कि ये जो हमारे पास उत्प्रेरक होता है, यह जब रासायनिक अभिक्रिया में डाला जाता है तो यह क्या करता है, अभिकारकों के साथ कुछ देर के लिए एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है, जिसे हम कहते हैं अस्थायी बंध का निर्माण करता है। अस्थायी बंध का अर्थ है कि यदि उत्प्रेरक, क्योंकि उत्प्रेरक भी एक पदार्थ ही होगा, यदि वो अभिकारकों के साथ एक अस्थायी बंध का निर्माण करेगा तो इसका अर्थ है पहले उसे अभिकारकों के बीच में, अभिकारकों के हम कह सकते हैं अणु के भीतर जो दो परमाणु होंगे उनके बीच में जो रासायनिक आबंध है, रासायनिक एक केमिकल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो उत्प्रेरक यही काम करता है। वो क्या कर रहा है कि अभिकारकों के बीच में जो एक केमिकल बॉन्ड है, रासायनिक बॉन्ड है, उत्प्रेरक उसे तोड़ता है और उनके साथ अपने आप के साथ, मतलब अभिकारक जो कि जिनके बॉन्ड टूट चुके हैं, उन टूटे हुए बॉन्डे वाले अभिकारकों के साथ स्वयं के साथ क्या करता है, एक टेम्परेरी अस्थायी बंध का निर्माण करता है। तो जब बंध का निर्माण करता है, क्योंकि इनके शक्तिशाली बॉन्ड टूट गए हैं, इसलिए इनकी संक्रियण ऊर्जा भी क्या हो गई है, घट गई है। ये फिर वही वाला हम एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं। कौन सा वाला एग्जाम्पल, जो हमने कल लिया था। कल हमने एक बात बताई थी आपको अपने लास्ट वीडियो में। हमने कहा था कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो ताप का कारक था, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था, आप मान लो दाल बना रहे हो, तो दाल में जो दाल के कण होते हैं, दाल के जो हम कह सकते हैं पीसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, उच्च ताप पर ही गलते हैं, फूलते हैं, आप ये कह सकते हो। प्रारंभ में बिल्कुल ठोस होते हैं, जब ताप बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो ढीले पड़ने शुरू होते हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ती है, जिसके कारण वो थोड़े फूल जाते हैं। अब यदि आप दाल बनाना चाहते हो तो आप क्या कर दीजिए, उसको उठा करके आपने पहले गर्म पानी में डाल दिया थोड़ी देर। तो जब गर्म पानी में डाल देते हो तो आप देखते हो पहले ही क्या हो जाता है, वो दाल थोड़ी सी पहले ही फूल जाती है, हल्की सी। और अब यदि आप उसे बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगी। तो ठीक वही बात तो यहां हो रही है। उत्प्रेरक क्या कर रहा है, अभिकारकों के बॉन्ड को क्या कर रहा है, पहले तोड़ दे रहा है, उनके साथ एक कमजोर सा बॉन्ड बना रहा है अपने साथ। और जैसे ही हम कह रहे हैं कि अभिकारक, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करने लगता है, वो बॉन्ड, वो जो हमने कहा दुर्बल बॉन्ड होता है, वो टूट जाता है, हट जाता है और अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं।
क्योंकि इस स्थिति में उत्प्रेरक को मिलाने पर कमजोर बॉन्ड बनाता है उत्प्रेरक अभिकारक के साथ, इसलिए संकीर्ण ऊर्जा का मान भी क्या होता है, घट जाता है। तो मुझे लग रहा है यह बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को घटा करके किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। सेकंड, मैंने आपको यह भी बताया संकीर्ण ऊर्जा को घटाने का उसका तरीका यह है कि उत्प्रेरक स्वयं अभिकारकों के साथ क्या करता है, एक बॉन्ड का निर्माण करता है जो एक वीक बॉन्ड होते हैं, कमजोर बॉन्ड होते हैं, और ऐसा करने के लिए उसको अभिकारकों के बीच में जो एक अणु में जो एक से अधिक परमाणु होते हैं उनके बीच में लगने वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, तब वो एक दुर्बल बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार से ये क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा, अभिकारक कभी भी स्वयं से रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करवाता, या आप ये कह सकते हैं ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारकों के बीच में घटित नहीं होने वाली है, उत्प्रेरक डाल के भी वो प्यारे बच्चों कभी घटित नहीं होंगी। दो आपने ऐसे अभिकारक ले लिए जो आपस में रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो आपस में क्रिया ही नहीं कर रहे हैं, तो उत्प्रेरक डालने से वो क्रिया नहीं करेंगे। उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, न तो वो उसे हम कह सकते हैं कि उसे जबरदस्ती किसी रासायनिक क्रिया को घटित करने की कोशिश नहीं करता। बाकी जितनी ऊर्जाएं होती हैं इसमें, चाहे गिब्स एनर्जी हो चाहे अन्य प्रकार की ऊर्जाएं हो, वो एज इट इज रहती है, अपरिवर्तित होती है, उत्प्रेरक को डालने से वो प्रभावित नहीं होती। तो आप इसे एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एनसीईआरटी का 4.6, और यह है रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर यहां पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले शब्द से। संघट का क्या अर्थ होता है? संघट, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं टक्कर। तो रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत से अर्थ है कि एक ऐसा सिद्धांत जो रासायनिक अभिक्रिया को अणुओं की टक्करों के द्वारा क्या करे, उनकी व्याख्या करे, उनके घटित होने की व्याख्या करे। हम ये तो जानते हैं कि अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, और हमने उसके अलग अलग तरीके भी देखे। अभी इससे पहले हमने उसको समझा संकीर्ण ऊर्जा के रूप में कि किस प्रकार ताप बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। लेकिन अलग अलग साइंटिस्टों ने रासायनिक अभिक्रिया को अपने तरीके से क्या करा, अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्टाइल से परिभाषित करने की कोशिश करी। और इसी में दो साइंटिस्ट थे, एक हमारे थे विलियम्स लुइस और दूसरा हमारे थे ट्राउट्स। इन दोनों साइंटिस्टों ने रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या संघट सिद्धांत से दी, यानी कि टक्कर वाले सिद्धांत से। अब ये टक्कर सिद्धांत का क्या अर्थ हुआ? टक्कर सिद्धांत से आप ये मत समझना कि एक उत्पाद लिया दूसरा उत्पाद लिया, सॉरी एक अभिकारक लिया दूसरा अभिकारक लिया, इन दोनों को मारा जोर से टक्कर और अभिक्रिया घटित हो गई। ऐसी अभिक्रियाओं की बात नहीं। ये कहते हैं अभिकारक, इनकी जो कॉन्सेप्ट था, इनका जो सिद्धांत था, इनकी विचारधारा थी वो यह थी कि सामान्यतः जो भी हमारे अभिकारक होते हैं, यदि हम एग्जांपल ले लें एक गैसीय अवस्था का, और एक हम यहां पर रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, हम जिसे कहते हैं द्विपरमाणु अभिक्रिया। द्विपरमाणु अभिक्रिया का अर्थ होता है जिसमें दो अणु, द्विअणु अभिक्रिया, परमाणु नहीं लेंगे, द्विअणु अभिक्रिया। आणविकता के अंतर्गत हमने द्विअणु इनके बारे में चर्चा करी थी। द्विअणु का अर्थ मान लेते A + B से उत्पाद बन रहा है, इसका भी एक अणु, इसका भी एक अणु, तो हमने कहा टोटल कितने हो गए? 2 अणु हो गए। इस 2 अणु अभिक्रिया पे हम बात कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों के दोनों हम जो ले रहे हैं अभिकारक, मान लेते हैं ये गैसीय अवस्था में, और गैसीय अवस्था में है, तो इन साइंटिस्टों ने पहली बात तो यह बोली कि जो हमारे पास पदार्थ होते हैं उनकी संरचना एक गोलाकार होती है। जैसे ठोस गोला होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास क्या होते हैं, विभिन्न पदार्थ होते हैं, उनकी आकृतियां गोलाकार होती है, ठोस होती है। अब जब ये ठोस गोले आपस में जोर से टक्कर लगाते हैं तो इनसे क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है, यानी कि अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये ए थे हमारे पास, इन ए के अणुओं ने टक्कर लगाई बी के अणुओं के साथ जोर से। ये ए वाले भी गोलाकार थे, बी वाले भी गोलाकार थे, दो गोलों ने, जैसे 2 बॉल होती है, उन्होंने आपस में जोर से टक्कर लगाई और उससे क्या बन गया, उत्पाद बन गया। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इस प्रकार की थ्योरी को प्रोड्यूस किया, इस प्रकार की थ्योरी को प्रस्तुत किया। ये हमारी पूर्व थ्योरियों से काफी कुछ डिफर तो थी, लेकिन
यह भी कई रूप से हम कह सकते थे, तार्किक रूप से कई चीजों को क्या करती थी, एक्सप्लेन करती थी। अब हम यह समझते हैं कि आखिर इसमें टक्कर का अर्थ क्या है। यहां टक्कर का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी दो अणु कितने भी वेग से, कितने ही जोर या कम से टक्कर लगाएं तो वो टक्कर काउंट होगी। यहां टक्कर का अर्थ है, जब अभी हमने इससे पहले किसी अभिक्रिया में ताप के प्रभाव की गणना की थी तो वहां हमने बात करी थी संक्रियण ऊर्जा की, साथ में बात करी थी देहली ऊर्जा की। देहली ऊर्जा होती है किसी अभिकारक की जो सामान्यतः ऊर्जा होती है, प्लस उसको जो हम संक्रियण ऊर्जा प्रदान करते हैं, इन दोनों के योग को हम कहते हैं देहली ऊर्जा। तो ये कहते हैं कि अणुओं के अंदर एटलीस्ट देहली ऊर्जा होनी चाहिए। तो जब हम कह गए अभिकारकों के अणुओं के अंदर देहली ऊर्जा होगी, देहली ऊर्जा किस रूप में होगी, गतिज ऊर्जा में होगी। देहली ऊर्जा जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, वो तो केवल ऊर्जा का एक माप है कि कम से कम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, ये ऊर्जा की माप है। तो यदि उतनी देहली ऊर्जा आ गई और वो ऊर्जा किस रूप में, अणुओं में गतिज ऊर्जा के रूप में, अब वो इतनी जोर से आकर के उनकी ऊर्जाएं पूरी उनके अंदर देहली ऊर्जा है, तब वो यदि टक्कर मारे तो उस टक्कर को हम संघट कहेंगे। ऐसे नहीं कि एक अणु ऐसे जा रहा था, दूसरा अणु ऐसे जा रहा था, थोड़ा सा हल्का सा टकरा के निकल गया और हम कहें ये भी संघट है। संघट है लेकिन वो प्रभावी संघट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहां समझते हैं कि प्रभावी संघट का अर्थ क्या है, और उससे भी पहले हम यह समझते हैं कि आखिर संघटों को हम कैसे काउंट करेंगे। तो यहां पर शब्द आएगा संघट आवृत्ति। तो संघट आवृत्ति को कैसे परिभाषित करते हैं, हम कहते हैं कि अभिक्रिया मिश्रण का अर्थ क्या, कि अभिक्रिया घटित होते समय उसके अंदर जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं उन सब के मिश्रण को अभिक्रिया मिश्रण कहते हैं। अभिक्रिया मिश्रण में प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संघट आवृत्ति कहते हैं। संघट आवृत्ति कहते हैं। तो पहली परिभाषा संघट आवृत्ति क्यों हुई, क्योंकि यहां संघट का अर्थ है टक्कर। तो पहली बात संघट आवृत्ति, कितनी टक्करें होनी चाहिए कि अभिक्रिया तेजी से घटित हो या धीरे धीरे घटित होगी, तो वह इस बात पर डिपेंड करेगी कि संघट आवृत्ति क्या है। क्योंकि ये पूरी की पूरी थ्योरी ये बता रही है जब टक्कर होंगी तभी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो जितनी ज्यादा टक्करें होंगी, यानी कि संघट की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से अभिक्रिया क्या होगी, घटित होगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो ये तो हमारा है संघट आवृत्ति। अब हम इस थ्योरी को यदि एक लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के संघट सिद्धांत से तात्पर्य वह सिद्धांत है जो अणुओं को ठोस, कठोर, गोला मानते हुए उनके बीच टक्कर यानी कि संघट के टक्कर के फलस्वरूप उसके उत्पाद में परिवर्तित होने को स्वीकार
करता है। तो हमने कहा एक ऐसा सिद्धांत है जो पहला तो ये मानता है कि अणु ठोस गोलों के रूप में, सेकंड ये मानता है कि जब ये अणु जोर से टकराते हैं किसी अभिक्रिया में तब वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यही सिद्धांत हमारा क्या है, संघट सिद्धांत है रासायनिक अभिक्रिया का। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हमने कहा था कि ये जो संघट है, यदि संघट सिद्धांत से रासायनिक अभिक्रिया को घटित होना है तो यह दो बातों पर निर्भर करेगा। तो हमने कहा, यहीं पे लिख लेते हैं, संघट द्वारा रासायनिक अभिक्रिया दो कारकों पर, कारकों मतलब कारणों पर, कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। कौन कौन से कारक हैं? पहला कारक है जिसे हम कहते हैं प्रभावी संघट। पहला कारक प्रभावी संघट। अब प्रभावी संघट का क्या अर्थ हुआ? प्रभावी संघट मैंने अभी बता चुका हूं आपको कि अणु टक्कर तो लगाएं लेकिन उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम नहीं होनी चाहिए। यदि देहली ऊर्जा से कम उनकी ऊर्जा होगी तो उस संघट को प्रभावी संघट नहीं कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि यदि इसके अंदर भी देहली ऊर्जा है, यानी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके होने पर रासायनिक अभिक्रिया घटित हो सकती है। पहले अणु पर भी उतनी ऊर्जा है, दूसरे अणु पर भी उतनी देहली ऊर्जा है। अब यदि जोर से टक्कर लगाएंगे इस देहली ऊर्जा के साथ तो हम कहेंगे इसे कही जाएगी प्रभावी संघट। और यदि एक अणु इधर की ओर चल रहा था, दूसरा अणु इधर से धीरे से गया, इसके हल्के से टक्कर लगाई, यानी कि पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तब ऐसी संघट को हम प्रभावी संघट नहीं कहेंगे। और ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया भी घटित नहीं होगी, यानी कि अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित नहीं होने वाले हैं। तो पहला तो यह है। तो क्या लिखेंगे? अणुओं के भीतर, अणुओं के भीतर हम लिख सकते हैं देहली टक्कर से पूर्व, ऐसे लिख लेते हैं, टक्कर से पूर्व देहली ऊर्जा। और देहली ऊर्जा मैंने बता दी थी आपको, जो EA पहले रिएक्टेंट ER प्लस EA, जिसे हम कहते हैं अभिकारक के अंदर जो न्यूनतम ऊर्जा होती है जब वो अभिकारक के रूप में उपस्थित होते हैं, वह ऊर्जा प्लस EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा, इन दोनों का योग। टक्कर से पूर्व, अणुओं के भीतर टक्कर से पूर्व देहली ऊर्जा होनी आवश्यक है, आवश्यक है, तभी वह टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाती है, प्रभावी टक्कर कहलाती है। तो मुझे लग रहा है पहला कारक आपको समझ में आ गया है। अब समझते हैं दूसरे कारक को। दूसरा कारक है उचित, जिसे कहते हैं अभिविन्यास, उचित अभिविन्यास। उचित अभिविन्यास को कैसे समझ सकते हैं? मैंने कहा, मान लो मेरे पास मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं, मैंने कहा H2 प्लस I2 से 2HI बनना है। अब संघट सिद्धांत में हम कहें कि सामान्यतः तो होता यह है कि इनको कैसे रहना चाहिए, H H I I। अब ये टक्कर लगाएंगे तो ये विन्यास कहलाया जाएगा प्रभावी विन्यास, प्रभावी या उचित विन्यास कह लीजिए इसको, इसे कहेंगे उचित विन्यास। तो अब इससे क्या बनेगा, 2HI बनेगा, ऐसा विन्यास। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर अनुचित विन्यास क्या हुआ, तो उसे भी समझ लीजिए। यदि ये अभिक्रिया ऐसे की बजाय ये ऐसे हो जाए, H H और दूसरा वाला भी I और I ऐसे में आ जाए एक दूसरे के समीप, तब आवश्यक नहीं है कि इनके साथ टक्कर की संभावना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि उत्पाद बनेगा। इस विन्यास को कहते हैं अनुचित विन्यास, अनुचित विन्यास कहेंगे।
और एनसीईआरटी में इसको एक एग्जांपल से समझाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये है CH3, ये CH3 और इसके साथ था हमारा जिसे हम कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड को जब हम OH के साथ क्रिया कराते हैं, एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, तो अब अनुचित विन्यास तो यह होगा कि ये Br की तरफ ही यदि OH लग जाए तो ये अनुचित विन्यास होगा, और यदि ये OH इधर की बजाय इधर की ओर आ जाए, दूसरी तरफ आ जाए, तो हम कहेंगे ये क्या होगा, उचित विन्यास होगा। इसको भी समझ लीजिए। हमने कहा सबसे पहले आप इसको समझिए, ये जो ब्रोमीन और कार्बन के बीच एक सहसंयोजक बंध बना हुआ है, इस सहसंयोजक बंध में जो बीच के इलेक्ट्रॉन होंगे हम जानते हैं वो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हम जानते हैं हमारी आवर्त सारणी में जो लास्ट के तत्व होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता बाईं तरफ वाले तत्वों से ज्यादा होती है। तो यहां पर ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, जिसके कारण इस सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण ये छोटा सा क्या हो जाएगा, इसके अंदर सूक्ष्म ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन के अंदर सूक्ष्म धनावेश आ जाएगा। अब यदि ये OH क्या हो, इसके साथ जुड़ने की कोशिश करें माइनस माइनस के साथ, तो ये नहीं जुड़ पाएगा। ये कैसे जुड़ेगा, ये तब जुड़ पाएगा यदि ये इस तरीके से हो। यहां पर हम लिख लें C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर हमने H ले लिया, यहां पर हमने ले लिया OH, इधर चले जाए और यहां पर हमारा क्या आ जाए, Br ऐसे चले जाए। यदि ये इस विन्यास में इधर की तरफ आएगा तो ये कहलाएगा उचित विन्यास, और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इससे प्रोड्यूस होगा CH3OH प्लस Br, ये बनेगा। और यदि गलती से ये OH इस Br की तरफ ही चले गया जुड़ने के लिए, तो कोई उत्पाद बनने वाला नहीं है। बिल्कुल यही बात तो मैंने यहां पर आपको समझाई है। तो उचित विन्यास का होना भी आवश्यक है। यदि उचित विन्यास नहीं होगा तो अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं है कि वो घटित होगी ही होगी। तो जो कोलिजन थ्योरी थी, उन्होंने इन दो बातों पर जोर दिया। पहली बात कि प्रभावी संघट होना चाहिए और दूसरा उचित अभिविन्यास होना आवश्यक है। साथ ही हमें यह भी पता होनी चाहिए कि आखिर संघट आवृत्ति क्या है। अब इन्होंने एक फॉर्मूला और दिया था, वो फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर वैसा ही फॉर्मूला था जैसा कि हमने इससे पहले आर्नियस की इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक वैसे ही था। तो इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, इनके अनुसार जो अभिक्रिया का वेग होता है वह बराबर होता है ZAB और E की घात माइनस EA बटे RT, इसके बराबर होता है। तो देखिए यह जो अभिक्रिया में दायां पक्ष है यह सिमिलरली ठीक वैसा ही है जैसी आर्नियस समीकरण थी। आर्नियस समीकरण में E की घात माइनस EA बटे RT बिल्कुल सेम मैटर था, और ZAB की जगह वहां होता था आर्नियस गुणांक जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते थे। यहां ZAB इसे हम कहते हैं संघट आवृत्ति। क्या कहेंगे इसे, संघट आवृत्ति, यानी कि इसको आवृत्ति गुणांक भी आप कह सकते हैं। तो ZAB क्या है, यहां पर लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं ZAB संघट आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है, और बाकी ये सारी चीजें EA क्या है, संक्रियण ऊर्जा, R जिसे हम कहते हैं गैस नियतांक, T टेम्परेचर जो कि केल्विन में होगा, वेग किसका, अभिक्रिया का वेग, और ZAB को मैंने यहां लिख दिया ये संघट आवृत्ति है। तो संघट सिद्धांत जो इक्वेशन प्रस्तुत करी थी उसने कि अभिक्रिया का वेग बराबर ZAB E की घात माइनस EA अपॉन RT, उसमें उसने ZAB को डाल करके इंट्रोड्यूस करके जो कि आवर्ती संघट है, इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करी कि जितना ज्यादा प्रभावी संघट होगा उतनी अधिक अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम संघट जो हमारी सिद्धांत है रासायनिक अभिक्रिया का उसको समझ सकते हैं। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे।